हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है पढ़ाई? आई होप बहुत अच्छी चल रही है। और अगर नहीं भी चल रही है तो मैं आपको एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी बताऊंगा एक स्टूडेंट की कि जिसके बाद तो आपकी पढ़ाई अच्छी चलेगी नहीं, दौड़ेगी। ध्यान से सुनना। एक लड़का था मुंबई का, उसने सीए इंटर में लगभग 6 से 7 अटेम्प्ट लगाए और वो एक लाइब्रेरी में जाके पढ़ता था। तो लगभग 3 साल मानिए वो लाइब्रेरी में काफी टाइम गया, पढ़ा। तो जब वो क्लियर किया सीए इंटर, तो वो गया था लाइब्रेरियन को मिठाई खिलाने के लिए। एंड यू नो लाइब्रेरियन ने उससे क्या कहा? लाइब्रेरियन ने उससे कहा, जब मिठाई खिला रहा था वो, कि बेटा तुम 3 साल 4 साल लगभग सीए इंटर में लग गए, तेरे को तू यहीं रहा, तो अब लगता है सीए फाइनल में तो तू जीवन भर इधर ही रहेगा। कुछ इस तरह की लाइन कही। और ये लाइन उस लड़के को ऐसा ईगो हर्ट कर गई कि उस लड़के ने एक आध अटेम्प्ट का शायद गैप लिया और उसके बाद पढ़ाई की और उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप क्लियर कर दिया। आपको पता है उसने लड़के ने क्यों क्लियर किया फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप क्लियर? इसके 2 रीजन है। एक, उस लड़के को रीजन मिल गया था कि मेरे को क्यों एक बार में बोथ ग्रुप क्लियर करना है, और दूसरा उसका ईगो हर्ट हो गया था। तो देखो, कभी कभार ईगो हर्ट होना अच्छा होता है, अच्छे के लिए अगर होता है तो। और आपको रीजन ढूंढना होगा, आप कोई काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, इसके बाद आप देख लेना, आपको डेफिनेटली जो चाहिए वो मिलेगा। चलिए अब हम रैपिड एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन स्टार्ट करते हैं। अपील से रिवीजन चैप्टर का पहले अपील का टॉपिक लूंगा, फिर रिवीजन का लूंगा। देखो थोड़ी स्पीड होगी तो मैनेज करना उसके साथ। देखो सबसे पहले अपील का इतना बेसिक, आई होप आपको क्लियर है। कोई भी अथॉरिटी का ऑर्डर के अगेंस्ट हम खुश नहीं है, सर कौन सी अथॉरिटी? डिपार्टमेंट की अथॉरिटी, तो हम क्या करेंगे? हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे और अपील फाइल कर देंगे कि सर जी हमको उसके ऑर्डर से दिक्कत है, थोड़ा हमारा प्रॉब्लम सुन लो। तो हो गया। आइए अब अपील के अंदर सबसे पहले 5 प्रॉपर पिलर को समझो। अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ, किस अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील करेंगे? अपीलेंट, कौन अपील करने जाएगा? टाइम लिमिट, कितने टाइम लिमिट में उसको अपील करना होगा? अथॉरिटी टू हुम अपील इज फाइल्ड, कौन होगी? हायर अथॉरिटी, जिसको अपील करेंगे हम। और प्री डिपॉजिट, क्या किसी तरह का टैक्स वगैरह का प्री डिपॉजिट करना होगा क्या अपील करने के लिए? तो पहले एक चीज क्लियर करता हूं, जब जब डिपार्टमेंट अपील करेगा मैं तो प्री डिपॉजिट नहीं करूंगा, हमसे ना हो पाएगा। लॉजिकल है? यस सर, क्योंकि डिपार्टमेंट अपील करा तो मैं काहेगा टैक्स का प्री डिपॉजिट करूं डिस्प्यूटेड अमाउंट का? मैं तो नहीं दूंगा क्योंकि अपील मेरे को करनी ही नहीं है। इसीलिए ये बात अभी से ही ध्यान रखना। चलिए अब अंदर आते हैं। सबसे पहले लेता हूं मैं नंबर 1, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील होगा। अब आप पूछेंगे सर ये कौन है? देखो डिपार्टमेंट के जो प्रॉपर ऑफिसर्स होते हैं, जिसके ऑर्डर टैक्स पेयर को मिलते हैं, बोलते हैं इतना टैक्स आया है पे करो, वो अथॉरिटी को हम बोलेंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। मतलब जो अथॉरिटी आप हम टैक्स पेयर के लिए ऑर्डर पास करती है। सर इतना क्लियर हुआ? तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कौन करेगा? डिपार्टमेंट भी कर सकता है, टैक्स पेयर भी कर सकता है। सर इसका मतलब डिपार्टमेंट ही अपने ही आदमी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकता है? यस, जीएसटी लॉ के अंदर इससे रिलेटेड प्रोविजंस है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। और टैक्स पेयर तो कर ही सकता है अपील। अच्छा टाइम लिमिट क्या है? देखो डिपार्टमेंट के लिए 6 मंथ का टाइम लिमिट दिया लॉ ने, जबकि टैक्स पेयर को 3 मंथ का टाइम लिया। मतलब जिस दिन ऑर्डर कम्युनिकेट होगा टैक्स पेयर को, वहां से 3 महीना मिलेगा टैक्स पेयर को अपील फाइल करने के लिए। सर ये पीरियड एक्सटेंड हो सकता है? यस, डिपार्टमेंट के लिए 1 महीना एक्सटेंड हो सकता है, तो टैक्स पेयर के लिए भी 1 महीना एक्सटेंड हो सकता है। अब आप पूछेंगे सर कब होता है एक्सटेंड? अगर टाइम लिमिट के अंदर फाइल नहीं हो पाया, तब जेन्युइन रीजन की वजह से, तो वो प्रूव करो, आपका जो अपीलेट अथॉरिटी होगा वो आपका 1 महीना पीरियड एक्सटेंड कर देगा। अब आप पूछेंगे सर किस अथॉरिटी को अपील करेंगे हम? इसके ऑर्डर के अगेंस्ट। किसके ऑर्डर के अगेंस्ट? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट। तो देखो उसके अगेंस्ट हम जाएंगे अपीलेट अथॉरिटी के पास। सर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से हम कुछ नहीं, हम अपीलेट अथॉरिटी को अपील कर देंगे। सर फाइन। अब प्री डिपॉजिट डिपार्टमेंट का जब जब अपील होगा हम नहीं करेंगे प्री डिपॉजिट, बट हमने अगर अपील की है तो हम रेडी है प्री डिपॉजिट करने। कितना अमाउंट का? अब आइए ध्यान से समझना, पहले इस पे फोकस करो। फुल एडमिटेड लाइबिलिटी, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फी कुछ भी हो। सर फुल अमाउंट देना है तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? ध्यान से, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। फुल अमाउंट नहीं, फुल एडमिटेड लाइबिलिटी, फोकस किया करो। सर अच्छा एडमिटेड का मतलब जितना टैक्स लाइबिलिटी, जितना इंटरेस्ट लाइबिलिटी, जितना अदर लाइबिलिटी हमने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है, वो तो पूरा देना ही पड़ेगा अगर आपको अपील करना है तो। लेकिन जो टैक्स डिस्प्यूट में है, जिसके लिए मैं अपील कर रहा हूं, लॉ कहता है उसका सिर्फ 10% जमा करा दो। 10% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स। आप शायद 2 वर्ड पे ध्यान देना है आपको, आप इस बात को फोकस करिए, डिस्प्यूटेड वर्ड और टैक्स वर्ड। इसका मतलब ये हुआ एडमिटेड टैक्स वगैरह तो फुल पे करना है, लेकिन जो डिस्प्यूट में चल रहा है टैक्स, उसका सिर्फ 10% देना है। सर डिस्प्यूट में टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी तीनों है, तो कितना जमा कराना है? सिर्फ 10% ऑफ टैक्स अमाउंट। तो उस टैक्स अमाउंट का डिस्प्यूटेड अमाउंट जो है उसका 10% प्री डिपॉजिट करना है। लेकिन इसका एक अपर लिमिट है 25 करोड़ प्लस 25 करोड़, सीजीएसटी का 25 करोड़, एसजीएसटी का 25 करोड़, इतना मैक्सिमम है। इसका मतलब ये हुआ टोटल टैक्स अमाउंट इन डिस्प्यूट जो भी निकले उसका 10% निकाल लो, 10% सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज 25 करोड़ अंडर सीजीएसटी एक्ट और सेम अमाउंट अंडर एसजीएसटी एक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज क्लियर कर देता हूं,
अगर आपने पेनल्टी चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा तो पहले वो पढ़ लो ताकि नेक्स्ट प्रोविजन में समझा सको, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, देखो, अगर आपकी गाड़ी रास्ते में पकड़ी गई विद गुड्स मान लो, और गुड्स जो ट्रांसपोर्ट हो रहे थे मान लो वो इन कॉन्ट्रावेंशन ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, तब जो रास्ते में गाड़ी पकड़ी जाती है उसको वो लोग डिटेन करके सीज कर लेते हैं डिपार्टमेंट के ऑफिसर, और आपको देना होता है सेक्शन 129 का पेनल्टी। सेक्शन 129 में पेनल्टी देना होता है, तभी वो आपकी गुड्स और गाड़ी को छोड़ेंगे। अब आप पूछेंगे सर ये सेक्शन 129 का पेनल्टी के अगेंस्ट हमको डिस्प्यूट है, हम नहीं देना चाहते, हम जेन्युइन रीजन प्रूव कर देंगे कोर्ट में जाकर, अपीलेट अथॉरिटी को जाकर। फिलहाल तो इसी को अपील हुआ तो हम इसी की बात करेंगे। तो ठीक है, अगर आप अपीलेट अथॉरिटी की जाकर अपील करना चाहते हैं तो करो, लेकिन 25% ऑफ पेनल्टी आपको एज प्री डिपॉजिट जमा कराना पड़ेगा। मतलब सेक्शन 129 में जो भी पेनल्टी आ रही है उसका आपको 25% जमा कराना, तभी आप अपीलेट अथॉरिटी को अपील कर सकते हैं। तो सर इतना समझ आ गया। एक बार फटाफट जरूर समझाऊंगा सारे पॉइंट को, क्योंकि अपील चैप्टर हर बच्चे को जल्दी नहीं समझ आता। देखो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट खुश नहीं है, तो 6 मंथ प्लस 1 मंथ में डिपार्टमेंट अपील करेगा। ध्यान से सुनना, किसको? अपीलेट अथॉरिटी को करेगा, और कोई प्री डिपॉजिट का कंसेप्ट यहां नहीं है। अब बात करते हैं टैक्स पेयर। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर आया टैक्स पेयर के पास, टैक्स पेयर उससे खुश नहीं है। टैक्स पेयर, ध्यान से सुनना, टैक्स पेयर 3 मंथ प्लस 1 मंथ में इसमें अपील फाइल कर सकता है। किसको? अपीलेट अथॉरिटी को। और प्री डिपॉजिट की बात करें तो एडमिटेड लायबिलिटी तो पूरा हर जगह देना है, पूरी एडमिटेड लायबिलिटी बोल रहा हूं, टैक्स नहीं, एडमिटेड लायबिलिटी। और जो डिस्प्यूटेड है पूरी लायबिलिटी, उस डिस्प्यूटेड लायबिलिटी में सिर्फ जो डिस्प्यूटेड टैक्स का अमाउंट है उसका 10% प्री डिपॉजिट कराना है। याद रखना, मैं डिस्प्यूटेड लायबिलिटी नहीं बोल रहा हूं पूरा, वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट का 10% प्री डिपॉजिट कराना है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹25 करोड़ अंडर द सीजीएसटी एक्ट एंड इक्विवेलेंट अमाउंट अंडर द एसजीएसटी एक्ट। चलो यहां तक आपको क्लियर है। लेकिन अगर आपको सेक्शन 129 का पेनल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करना है तो आपको 25% ऑफ द पेनल्टी प्री डिपॉजिट करना होगा। यही पढ़ा पहले पैराग्राफ में। अब बात करेंगे नेक्स्ट अथॉरिटी की, अपीलेट अथॉरिटी। अभी अभी जो मैंने बताया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर से खुश नहीं है तो हम जाते हैं अपीलेट अथॉरिटी में। अब अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर से अगर हम खुश नहीं है तब हम आगे कहां जाएंगे? लॉ कहता है अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। किसके पास? सर अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। पहले ये जान लो कौन कौन जा सकता है। अगेन डिपार्टमेंट, टैक्स पेयर दोनों जा सकता है। डिपार्टमेंट के लिए क्या टाइम लिमिट है? 6 मंथ प्लस 1 मंथ, यहां नहीं है, डायरेक्ट 6 मंथ है। और टैक्स पेयर के लिए 3 मंथ प्लस 3 मंथ इफ एक्सटेंडेड। तो सर टैक्स पेयर के पास 3 प्लस 3 मंथ है, डिपार्टमेंट के पास 6 मंथ है अपील करने के लिए। अब अपील किसको होगा? अभी अभी बताया, अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये बाहर की बॉडी होती है, मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर नहीं होती है, ये उससे ऊपर होती है। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसमें भी 2 बेंच होता है। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड मैटर है तब नेशनल या रीजनल बेंच मैटर लेगा, लेकिन अगर अदर मैटर है तो स्टेट या एरिया बेंच मैटर लेगा। ये देख लो, नेशनल या रीजनल बेंच मैटर कब लेगा? जब पीओएस का रिलेटेड हो। और स्टेट और एरिया बेंच कब लेगा? जब अदर मैटर हो। इतना याद कर लो। तो ट्रिब्यूनल को अपील करेंगे कब? किसके ऑर्डर के अगेंस्ट? अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट। सर क्या प्री डिपॉजिट है यहां पर? यस। अगर डिपार्टमेंट अपील करेगा तो प्री डिपॉजिट नहीं है, लेकिन टैक्स पेयर अगर अपील करेगा तो प्री डिपॉजिट यस अगेन है। 20% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स। अब मैं इसके अंदर ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप समझ चुके हैं क्या? जितना डिस्प्यूटेड टैक्स है उसका 20%। अब प्री डिपॉजिट को पहले 10 था, 20 है। इसका मतलब ये पहले अगर 10 दे चुके हैं तो ये 20 उसके अलग से है, या 10 प्लस 10 है बेटा, 20 अलग से है। मतलब वो 10 तो दिया भाई आपका प्री डिपॉजिट, और अपील हार गए और फिर वापस ऊपर अपील करोगे तो और 20% प्री डिपॉजिट कराना होगा। देखो, बट मैक्स टू मैक्स होगा ये वाला अमाउंट 50 करोड़ प्लस 50 करोड़। आई होप आप समझ गए सीजीएसटी एसजीएसटी। इन एडिशन टू द अमाउंट डिपॉजिटेड अर्लियर इफ एनी। इसका मतलब ये हुआ हमने डिस्प्यूटेड टैक्स का 10% पहले जमा कराया है, तो और 20% हमको अभी डिस्प्यूटेड टैक्स का जमा कराना है। बट अभी जो जमा कराओगे ये मैक्स टू मैक्स 50 करोड़ होगा अंडर द सीजीएसटी एक्ट एंड इक्विवेलेंट अमाउंट अंडर द एसजीएसटी एक्ट। आई होप आपको ये पार्ट भी क्लियर है। अब सर फिर वही प्रॉब्लम, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास हम गए थे अभी अभी अपील में, और हम उसके ऑर्डर के अगेंस्ट भी खुश नहीं है, हम नाखुश है, तो हम आगे क्या करें? ध्यान से सुनना, अपीलेट ट्रिब्यूनल स्टेट या एरिया बेंच वाली है। कौन सी अपीलेट ट्रिब्यूनल? स्टेट या एरिया बेंच वाली। मतलब मैं नहीं बात कर रहा हूं रीजनल या नेशनल बेंच, मैं सिर्फ स्टेट या एरिया बेंच अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात कर रहा हूं, जिसके पास अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई मैटर गए थे। उस अपीलेट ट्रिब्यूनल का अगर ऑर्डर और हम खुश नहीं है उसके अगेंस्ट, तब डिपार्टमेंट भी अपील कर सकता है, टैक्स पेयर भी अपील कर सकता है। अगेन डिपार्टमेंट कितने दिन में अपील करेगा? देखो दोनों के लिए इस बार टाइम लिमिट सेम है, 180 डेज दोनों के लिए टाइम लिमिट है, चाहे डिपार्टमेंट हो चाहे टैक्स पेयर हो। लेकिन यहां पर कितना एक्सटेंशन मिलेगा वो मुझे नहीं पता, इसलिए आप +X बोल सकते हैं। तो सर कितना एक्सटेंड होगा? अगर टाइमली फाइल नहीं हुआ तो +X फिलहाल के लिए। मतलब वो आप जिसको अपील करेंगे वो डिसाइड करके बताएगा कितना टाइम वो एक्सटेंड करेगा। अच्छा, कौन होगा वो जो अपील सुनेगा? हाई कोर्ट। अच्छा सर अब समझ आया,
अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर के अगेंस्ट अगर हम खुश नहीं है, कौन सी अपीलेट ट्रिब्यूनल, स्टेट या एरिया वाली, तो उसके अगेंस्ट हम जाएंगे हाई कोर्ट में। अच्छा, हाई कोर्ट कब लेगा आपका केस, सुनना ध्यान से, इफ द केस इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑन लॉ। इसका मतलब ये हुआ अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट हम गए थे अपीलेट ट्रिब्यूनल में, ध्यान से सुनना, और वो अगर क्वेश्चन ऑन लॉ है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर के अगेंस्ट अगर हम खुश नहीं है तभी हम जा सकते हैं हाई कोर्ट में। लेकिन अगर मैटर पर क्वेश्चन ऑन लॉ नहीं है, क्वेश्चन ऑन फैक्ट है, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद आप अपील नहीं कर सकते अंडर द जीएसटी लॉ। ठीक है सर, तो हाई कोर्ट में हम जाएंगे अगर क्वेश्चन ऑन लॉ रिलेटेड मैटर है तो। प्री डिपॉजिट नहीं चाहिए, अगर डिपार्टमेंट ने अपील किया तब तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर टैक्स पेयर अपील करता है तो लॉ कहता है सारे ड्यूज का प्री डिपॉजिट कराना होगा अनलेस हाई कोर्ट आपको स्टे दे दे। सारे ड्यूज का आपको प्री डिपॉजिट कराना होगा अनलेस हाई कोर्ट आपको स्टे दे दे। स्टे देने का मतलब हाई कोर्ट बोले ठीक है तुमसे डिपार्टमेंट अभी रिकवरी नहीं करेगा, हम स्टे दे दे। सर यहां तक समझा? अब एक काम करो, मैं आपको एक बार और क्लियर कर रहा हूं, अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर के अगेंस्ट अगर हमको अपील करना है तो हम अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करते हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल दो टाइप का होता है, एक स्टेट बेंच एरिया बेंच, एक रीजनल बेंच नेशनल बेंच। रीजनल बेंच नेशनल बेंच में हम कब जाते हैं जब प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड मैटर है। एरिया बेंच या स्टेट बेंच में हम कब जाते हैं जब अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई मैटर है। सर यहां तक समझ आया किसको कब अपील करना है, किस पे करते हैं। अब टाइम लिमिट की बात करते हैं। डिपार्टमेंट के लिए अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल में जाना है तब तो ध्यान से सुना, तब तो टाइम लिमिट है सिर्फ 6 मंथ का, जबकि टैक्स पेयर को जाना है तो 3+3 मंथ का टाइम लिमिट उसके पास है। सर प्री डिपॉजिट 20% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स का प्री डिपॉजिट टैक्स पेयर को कराना होगा, टैक्स पेयर ने अपील की तो। और ध्यान से सुना, ये अमाउंट ओवर एंड अबव, ऊपर अगर अपील में आपने प्री डिपॉजिट कराया उसके अलग से है। और 20% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स का मैक्सिमम लिमिट है 50 करोड़ प्लस 50 करोड़। आई होप यू अंडरस्टूड। और अगर ट्रिब्यूनल का ऑर्डर के अगेंस्ट हम पूछते हैं तब कहां जाएंगे, तो पहले पता करो कौन सा ट्रिब्यूनल है, स्टेट या एरिया बेंच अगर ट्रिब्यूनल और उसके ऑर्डर के अगेंस्ट हम खुश नहीं है तो हम जाते हैं हाई कोर्ट में। ध्यान से सुना, हम कहां जाते हैं, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट मैटर आपका कब लेगा, जब क्वेश्चन ऑन लॉ इन्वॉल्व है। अच्छा सर, हाई कोर्ट में अपील करने का कोई टाइम लिमिट, यस 180 डेज का टाइम लिमिट है, और ये टाइम लिमिट एक्स पीरियड से एक्सटेंड हो सकता है, वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। अच्छा सर, प्री डिपॉजिट, यस अगर टैक्स पेयर ने अपील की है तो उसकी जितनी भी ड्यूज है सब कुछ पे करने के बाद ही वो अपील कर सकता है, नहीं तो हाई कोर्ट से स्टे मांग लो, खत्म। अब बात करते हैं, 2 जन बच गए। अब सर एक बच गया वो जो नेशनल बेंच या रीजनल बेंच ट्रिब्यूनल जो था उसके ऑर्डर के अगेंस्ट जो प्लेस ऑफ सप्लाई मैटर रहता है उसका ऑर्डर से अगर हम पूछते हैं तब हम कहां जाएंगे, और हाई कोर्ट का ऑर्डर के अगेंस्ट अगर हमको अपील करनी है तब हम कहां जाएंगे। आइए लेते हैं, देखो अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है जिसमें नेशनल या रीजनल बेंच है या फिर हाई कोर्ट है, इनके ऑर्डर के अगेंस्ट हम कहां अपील करते हैं। डिपार्टमेंट भी अपील कर सकता है, टैक्स पेयर भी अपील कर सकता है। सर टाइम लिमिट एज पर द प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसका मतलब ये वो टाइम लिमिट इसमें जो भी है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर डिसाइड करेगा, सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो सर टाइम लिमिट यहां याद नहीं करना, किसको अपील करेंगे हम, सुप्रीम कोर्ट को अपील करेंगे। अच्छा सर अब समझा, ट्रिब्यूनल अगर नेशनल या रीजनल बेंच है इसका मतलब ये हुआ हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बड़ी है वो, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में मैटर जा रहा है, या फिर हाई कोर्ट का मैटर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में अगर हम उन ऑर्डर से खुश नहीं है तो। चलिए क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट भी मैटर तभी लेता है जब क्वेश्चन ऑन लॉ होता है, बोलने की बात नहीं है। अच्छा आप प्री डिपॉजिट की बात करें तो देखो डिपार्टमेंट को तो जब जब अपील करेगा तब तब टैक्स पेयर प्री डिपॉजिट करेगा नहीं, लेकिन टैक्स पेयर अगर अपील कर रहा है तो अगेन जैसे मैंने आपको हाई कोर्ट का बताया बस प्री डिपॉजिट का कंसेप्ट वैसा ही है, मतलब सारा टैक्स ड्यू आपको पूरा पे करना है अनलेस सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको स्टे ग्रांट कर दिया। मैं चाहता हूं एक बार आप इस टेबल को पढ़ लो क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी जो आपको क्लियर करनी चाहिए, एक बार पढ़ लो। आई होप आपने ऊपर का अच्छे से रिवाइज कर लिया। तो सुनो, अब ऐसे थियोरेटिकल प्रोविजन लूंगा जिसपे आपको थोड़ा फोकस देना होगा, नहीं तो याद नहीं रहेंगे वो, सुनकर क्या फायदा फिर, इसलिए अच्छे से सुनो। अपीलेट अथॉरिटी के कुछ प्रोविजन पढ़ाऊंगा, फिर पढ़ाऊंगा अपीलेट ट्रिब्यूनल के। अपीलेट अथॉरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल पता है ना, ऊपर की 2 अथॉरिटी की बात कर रहा हूं मैं। आई होप आपको इतना तो पता है ऊपर से, ये वाले अपीलेट अथॉरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, इनसे रिलेटेड कुछ प्रोविजन है। देखो क्या, पावर टू डिटरमाइन टैक्स एक्सेट्रा पेबल, ध्यान से समझना। प्रॉपर ऑफिसर, आपने डिमांड चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें ये देखा होगा फ्रॉड केसेस नॉन फ्रॉड केसेस में प्रॉपर ऑफिसर शोकॉज नोटिस देकर टैक्स की डिमांड इंटरेस्ट वगैरह की डिमांड करता है हमसे, बस लॉ कहता है वैसा ही पावर अपीलेट अथॉरिटी के पास भी है। सिंपल शोकॉज नोटिस देगा, देखो क्या, फ्रॉड केसेस में नॉन फ्रॉड केसेस में, और ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट भी जो सेक्शन 73 74 में वैसा ही यहां पर है। सर कितना ईयर्स है वहां पर, 3 ईयर्स या 5 ईयर्स, तो यहां पे भी वैसा ही है। सर हमको वो बिल्कुल भी याद नहीं है, तो बेटा पहले वो रिवाइज कर लो, मेरा वो लेक्चर पूरा डाला हुआ है, आप उसको सुन लो। आगे बढ़ता हूं, पावर टू एनहांस, सर ये क्या है, अपीलेट अथॉरिटी क्या किसी तरह का फाइन फी पेनल्टी बढ़ा सकता है आपका। देखो समझो, प्रॉपर ऑफिसर ने फाइन लगाया 1 लाख का, क्या अपीलेट अथॉरिटी उसको एनहांस कर सकता है, आंसर इज यस। देखो क्या,
अपीलेट अथॉरिटी के पास पावर है कि वो एनहांस कर सकता है फाइन फी पेनल्टी, या आपका रिफंड को कम कर सकता है, या आईटीसी को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन आपको उससे पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा, क्योंकि आपका यहां नुकसान हो रहा है, इसलिए वो आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा और फाइन फी पेनल्टी इंक्रीज कर सकता है, रिफंड और आईटीसी रिड्यूस कर सकता है। ये पावर है उसके पास, मतलब ऑब्वियसली उसके पास ऐसा एविडेंस है तभी वो करेगा। चलिए एक बार और दोनों पॉइंट बताता हूं। अपीलेट अथॉरिटी के पास दो तरह का पावर है, ध्यान से समझना। टैक्स वगैरह डिमांड करने का पावर है उसके पास। सर कैसे? सेक्शन 73 74 की तरह इसके पास भी पावर है, फ्रॉड केसेस नॉन फ्रॉड केसेस दोनों केसेस में आपका डिमांड निकालने का। एक और चीज यहां याद रखना, टाइम लिमिट भी, सो को नोटिस भी वो देगा और टाइम लिमिट भी जो वहां पर है वही अप्लाई होगा, 3 इयर्स 5 इयर्स वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या अपीलेट अथॉरिटी हमारे अमाउंट को एनहांस कर सकता है फाइन फी पेनल्टी को? यस। रिफंड को भी रिड्यूस कर सकता है, आईटीसी को भी रिड्यूस कर सकता है, बट एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देने के बाद। आगे बढ़ते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल में। अपीलेट ट्रिब्यूनल के कुछ पॉइंट सुन लो। मोको पहला टॉपिक है, मोको का फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। एक चीज पहले क्लियर कर लो, मान लो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील मैं कर रहा हूं, मैं कौन हूं? अपीलेंट। तो जो दूसरा पार्टी है जिसके अगेंस्ट मैं अपील कर रहा हूं वो दूसरी पार्टी को बोला जाता है रेस्पोंडेंट। ये मोको फाइल रेस्पोंडेंट करता है, देख लो आप यहां ध्यान से। रेस्पोंडेंट मतलब सामने वाली पार्टी जो अपील नहीं कर रही है, जिसके अगेंस्ट अपील हो रहा है। रेस्पोंडेंट मोको फाइल करेगी कितने दिन में? विद इन 45 डेज प्लस 45 डेज। सर मोको फाइल क्यों किया जाता है? एक लाइन में बता देता हूं। मैंने अपील फाइल की तो मैं मेरे बचाव में एविडेंस दूंगा, मेरे बचाव में बात करूंगा, तो ऑब्वियसली आप भी तो चाहोगे आपके भी पक्ष को रखा जाए। आप मोको फाइल करके अपने पक्ष को बता सकते हो ट्रिब्यूनल को, तो आप मोको फाइल कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। डिसीजन, ट्रिब्यूनल पर डिसीजन कैसे लिया जाता है? देखो मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं। 1 मेंबर बेंच, 2 मेंबर बेंच, 3 मेंबर बेंच, तीनों डिसीजन लेते हैं ट्रिब्यूनल पे। कैसे लेते हैं आओ बताता हूं। नॉर्मली 3 मेंबर बेंच ही डिसीजन लेता है ट्रिब्यूनल में, जिसमें से एक जुडिशियल मेंबर होता है, 2 टेक्निकल मेंबर होते हैं, एक स्टेट का टेक्निकल मेंबर, एक सेंटर का टेक्निकल मेंबर। लेकिन अगर कोई मेंबर एब्सेंस है तो 2 मेंबर बेंच भी ट्रिब्यूनल में डिसीजन ले सकती है, बट प्रेसिडेंट का अप्रूवल के बाद। सर ये प्रेसिडेंट इंडिया का है? बेवकूफ, ट्रिब्यूनल का प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अमाउंट इन्वॉल्व, टैक्स, आईटीसी, फाइन फी पेनल्टी, जो भी अमाउंट डिबेटेबल है उसका अमाउंट इन्वॉल्व, अगर 5 लाख से कम ऑर्डर पर, कोई भी ऑर्डर में जो अमाउंट डिबेटेबल है वो अमाउंट अगर 5 लाख से कम का है और क्वेश्चन ऑन लॉ भी नहीं है, वो मैटर, क्वेश्चन ऑन लॉ का मैटर अगर नहीं है, तो लॉ कहता है 1 मेंबर बेंच भी प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिब्यूनल का अप्रूवल के बाद डिसीजन दे सकता है। फिर कह रहा हूं, जो ट्रिब्यूनल का प्रेसिडेंट है उसका अप्रूवल लेने के बाद ट्रिब्यूनल का एक मेंबर भी केस को सुन सकता है, लेकिन अमाउंट 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑर्डर के हिसाब से, ध्यान से समझना। तो सर एक बार और, ट्रिब्यूनल के केस में मैंने 2 पॉइंट पढ़ा है, मोको और डिसीजन। मोको क्या होता है? रेस्पोंडेंट फाइल करता है मोको 45 डेज प्लस 45 डेज में अपने पक्ष को रखने के लिए। और दूसरा, ट्रिब्यूनल में कितने जजेस डिसीजन लेते हैं? नॉर्मली 3 जज की बेंच होती है जो डिसीजन लेती है, बट अगर कोई जज एब्सेंट है तो 2 मेंबर बेंच भी डिसीजन ले सकती है आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, ट्रिब्यूनल्स प्रेसिडेंट। और 1 मेंबर बेंच भी ट्रिब्यूनल में डिसीजन ले सकती है अगर क्वेश्चन ऑन लॉ नहीं है एंड केस जो है उसमें अमाउंट इन्वॉल्व 5 लाख से ज्यादा एज पर ऑर्डर नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल टू रिफ्यूज टू एडमिट द अपील, मतलब आपने अपील फाइल की, क्या ट्रिब्यूनल अपील सुनने से मना कर सकता है? आंसर इज यस। ट्रिब्यूनल बोल देगा मैं अपील नहीं लूंगा तुम्हारी। कब? आइए बताता हूं। अगर अमाउंट इन्वॉल्व, वही टैक्स फी फाइन पेनल्टी एटसेट्रा, जो भी अमाउंट ऑर्डर पर इन्वॉल्व है वो अमाउंट 50,000 से ज्यादा नहीं है, अप टू 50,000 तक का ही है, उससे ज्यादा का अमाउंट नहीं, तो ट्रिब्यूनल बोल देगा इतने छोटे केसेस हम नहीं लेंगे, हम अपील नहीं सुनेंगे। यस कर सकता है, ये लाइन लर्न कर लेना एमसीक्यू के लिए भी। आगे बढ़ते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या ट्रिब्यूनल अपने ही ऑर्डर के अंदर अगर कोई मिस्टेक कर दिया तो क्या उसको रेक्टिफाई कर सकता है? आंसर इज यस। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब आप समझते हैं ना क्या? मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, डिबेटेबल इश्यू नहीं है, डायरेक्ट दिख रहा है गलती हो गई थी, तब उस तरह के मिस्टेक को ट्रिब्यूनल अपने ऑर्डर में ठीक कर सकता है। कब तक? आइए बताता हूं। ट्रिब्यूनल कैन डू सो ऑन हिज ओन मोशन, ट्रिब्यूनल ये काम पहले तो बता देता हूं खुद से भी कर सकता है, या कमिश्नर के कहने पर भी कर सकता है, या अदर पार्टी मतलब हम लोग टैक्स पेयर लोग के कहने पे भी ट्रिब्यूनल रेक्टिफाई कर देगा। कितना टाइम में अप्लाई करना होगा? विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। ट्रिब्यूनल का ऑर्डर डेट से 3 महीने में ही रेक्टिफिकेशन हो सकता है, उसके बाद नहीं। आगे बढ़ता हूं। पावर टू रेफर द केस बैक टू द लोअर अथॉरिटी। अब बात को समझना, क्या ट्रिब्यूनल के पास कोई मैटर आया तो ट्रिब्यूनल वापस लोअर अथॉरिटी के पास केस को सेंड बैक कर सकता है? आंसर इज यस। देखो क्या हुआ, आप अपने भाई से लड़ रहे थे तो आप दोनों में सॉल्व नहीं हो पाई लड़ाई, तो आप लोग पहले मम्मी के पास गए, लड़ाई सॉल्व नहीं, तो फिर मैटर आया पापा के पास, तो क्या पापा चाहें तो वापस वो मैटर मम्मी तक भेज सकते हैं? आंसर इज यस। बस वही लिखा हुआ है कि ट्रिब्यूनल के पास ये पावर है कि फ्रेश का मतलब मम्मी को कह सकते हैं, मतलब फादर मदर को क्या कह सकते हैं कि बच्चों की बात वापस फ्रेश सुनो,
वैसे ट्रिब्यूनल लोअर अथॉरिटी को कह सकता है आप एक बार मैटर को वापस फ्रेश कंसीडर करके ऑर्डर पास करो, बस इतना ही। चलिए, तो ये हो गया ट्रिब्यूनल के प्रोविजन। अब अपील को लेकर कुछ अदर की प्रोविजंस पढ़ाऊंगा, ध्यान से समझना। एडिशनल एविडेंस, इसका मतलब क्या हुआ पहले ये जान लो। लोअर अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया था, ध्यान से सुनना, लोअर अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया था और उसको आप कुछ एविडेंस दिखाना चाहते थे बट दिखा नहीं पाए, तो क्या वो एविडेंस को अपीलेट अथॉरिटी या अपीलेट ट्रिब्यूनल को दिखा सकते हो? सवाल ये, जॉली एलएलबी मूवी देखी है तो इसका डायलॉग वहां पे भी था कि कोर्ट में डायरेक्ट कोई एविडेंस लाओ, उससे पहले क्या वो एविडेंस को सामने वाली पार्टी को दिखाना पड़ता है, लोअर अथॉरिटी को दिखाना पड़ता है, दिखाया था कि नहीं दिखाया था। वैसे ही यहां पर है कि अगर आप कोई एडिशनल एविडेंस ट्रिब्यूनल को या अपीलेट अथॉरिटी को दिखाने के लिए लेकर जा रहे हो, तो क्या लोअर अथॉरिटी को पहले वो एविडेंस दिखाया था? अगर नहीं भी दिखाया था तो अलाउ हो जाएगा, कंडीशंस पढ़नी पड़ेंगी। आइए पढ़ते। एनी एविडेंस व्हिच आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द अपीलेंट बिफोर द लोअर अथॉरिटी कैन बी एडमिटेड बाय द अपीलेट अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल इन द फॉलोइंग केसेस। आइए देखते हैं। नंबर 1, वेयर द लोअर अथॉरिटी हैज, अब हुआ क्या, लोअर अथॉरिटी ने मेरा एविडेंस लिया नहीं। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उन्होंने लेने से मना कर दिया। तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा तो किसको दिखाऊंगा? आप हायर अथॉरिटी हो। और नंबर बी, मेड द ऑर्डर विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द अपीलेंट टू प्रोड्यूस द एविडेंस। हुआ क्या, लोअर अथॉरिटी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिए बिना ऑर्डर पास कर दिया। तो आप बताइए मैं एडिशनल एविडेंस उसको कैसे दिखा था? मुझे तो पता ही नहीं कब ऑर्डर पास कर दिया। इसीलिए मैं अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल को कहूंगा कि आप मेरा एडिशनल एविडेंस ले लीजिए। देखो फिर याद कर लो, लोअर अथॉरिटी की दो गलती की वजह से मैं एडिशनल एविडेंस ट्रिब्यूनल या अपीलेट अथॉरिटी को दूंगा। कौन सी दो गलती? एक, उन्होंने लेने से मना कर दिया। दूसरा, वो मेरे से मेरा एडिशनल एविडेंस मांगे उससे पहले ही मैंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिए बिना ऑर्डर पास कर दिया। तो अब मैं क्या करता? आप ही को दिखाऊंगा ना। वैसा नेक्स्ट 2 पॉइंट और है। वेयर द अपीलेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज, मैं सफिशिएंट रीजन की वजह से लोअर अथॉरिटी को एविडेंस नहीं दिखा पाया था, आप ले लो। अब उसके अंदर वो क्या रीजन दे रहा, सुनो। नंबर ए, द एविडेंस विच ही वाज कॉल्ड अपॉन टू प्रोड्यूस बाय द लोअर अथॉरिटी। यस, मेरा एविडेंस को लोअर अथॉरिटी मंगवाया था बट मैं उसके पास लेकर नहीं जा पाया। कई बार नहीं होता, गवाह कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता, वैसे ही लोअर अथॉरिटी तक मेरा एविडेंस मैं नहीं पहुंचा पाया था, मेरे पास उसका सफिशिएंट कॉज है, तब भी लोअर अथॉरिटी ट्रिब्यूनल और अपीलेट अथॉरिटी आपका एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट कर लेगा। और एक केस है, कोई ऐसा एविडेंस है आप प्रूफ कर दीजिए जो आपके ग्राउंड ऑफ अपील के लिए रेलेवेंट है, तब भी आपका अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल एडिशनल एविडेंस ले लेंगे। अब सुनो एक बार और, चारों कंडीशन को हम पढ़ते। 4 केसेस में आपका एडिशनल एविडेंस ट्रिब्यूनल या अपीलेट अथॉरिटी एक्सेप्ट कर लेंगे। फटाफट सुनना। पहला, लोअर अथॉरिटी ने लेने से मना कर दिया था तो मैं आपको दे रहा हूं। दूसरा, लोअर अथॉरिटी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी बिना ऑर्डर पास कर दिया था, इसलिए मैं आपको एडिशनल एविडेंस दे रहा हूं। तीसरा, मैं जेन्युइन रीजन से लोअर अथॉरिटी को एडिशनल एविडेंस नहीं दे पाया था जबकि उन्होंने मंगवाया था, एक ये पॉइंट। और दूसरा, वो केस के लिए बहुत रेलेवेंट है जो मैं उनको नहीं दे पाया, इसलिए आपके पास लेकर आ रहा हूं। ये 4 केसेस में आपका एडिशनल एविडेंस हायर अथॉरिटी मतलब अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपीलेट अथॉरिटी एक्सेप्ट कर लेगा। अब इसके लिए और कंडीशन है, वो सुनो। प्रोवाइडेड अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल को ये बात अपने रीजंस इन राइटिंग लिखना पड़ेगा कि हाँ ये क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं मेरा एडिशनल एविडेंस। मतलब वो लोग अगर मेरा एडिशनल एविडेंस को एक्सेप्ट करेंगे तो उनको रीजंस इन राइटिंग लिखना पड़ेगा क्यों एक्सेप्ट किया। दूसरा कंडीशन एंड है, लोअर अथॉरिटी हैज बीन अलाउड a reasonable opportunity to cross examine it or to produce any evidence rebuttal to it। मतलब अगर मैं अपीलेट ट्रिब्यूनल या अपीलेट अथॉरिटी को कोई भी ऐसा एविडेंस दे रहा हूं जो मैंने लोअर अथॉरिटी को नहीं दिया था और इन्होंने मेरा वो एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर इनकी भी ड्यूटी बनती है इस एडिशनल एविडेंस को, ध्यान से सुना, इस एडिशनल एविडेंस को डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को, लोअर अथॉरिटी को भी दिया जाए क्रॉस एग्जामिन करने के लिए या फिर कोई रेब्यूटल एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब उसके खिलाफ कोई एविडेंस उनके पास है और वो देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। बस ये हो गया एडिशनल एविडेंस को लेकर पूरा प्रोविजन। डायरेक्ट टेक्स्ट में भी सेम प्रोविजन है। वैसे आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट जसरीडा आपको पढ़ना तो एक बार पढ़ लेना। 1 साल के टाइम लिमिट के अंदर अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल अपना ऑर्डर पास करते हैं। अपील का लर्न कर सकते हो तो कर लेना, 1 साल का टाइम लिमिट है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑफ प्री डिपॉजिट। देखो क्या है, एकदम सिंपल टर्म। अगर आप अपील फाइल करते तो प्री डिपॉजिट करते हैं 10% 25 करोड़ 25 करोड़, 20% 25 करोड़ 50 करोड़ 50 करोड़। याद होगा मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया, बस उसी की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना। 10% ऑन इंटरेस्ट ऑफ रिफंड ऑफ प्री डिपॉजिट। मतलब क्या हुआ सर, हम अपील अगर जीत गए तो जो हमने प्री डिपॉजिट किया था डिस्प्यूटेड टैक्स का 10% या 20% या फिर 25 करोड़ 50 करोड़, वो हमको रिफंड आ जाएगा। ध्यान से सुना, वो हमको रिफंड आ जाएगा क्योंकि हम मैटर जीत गए हैं। लेकिन वो रिफंड नहीं आएगा, विथ इंटरेस्ट रिफंड आएगा। और इंटरेस्ट का क्या रेट है, क्या अमाउंट है, क्या पीरियड है, बस यही बताना है। देखो अमाउंट तो पता है, प्री डिपॉजिट का अमाउंट, पीरियड और इंटरेस्ट बताना है। इंटरेस्ट है 9% पर एनम, लर्न कर लो 9% पर एनम।
और बस आपको पीरियड बताऊंगा, आपको एक क्लियर हो जाएगा। पीरियड है जिस दिन मैंने प्री डिपॉजिट जमा कराया था उस दिन से लेकर जब तक मेरे को रिफंड नहीं आता उस डेट का पीरियड का पूरा पीरियड का मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। बस इतना ही है, कर लो एक बार याद। सर एक बार और, अगर आपने प्री डिपॉजिट कराया था और वो आपको रिफंडेबल हो जाता तो उस प्री डिपॉजिट का अमाउंट पे मारना 9% पर एनम मल्टीप्लाई पीरियड। पीरियड कब से कब तक? जिस दिन आपने प्री डिपॉजिट जमा कराया उस दिन से लेकर जब तक आपको रिफंड नहीं मिल जाता उस पूरे पीरियड का आपको ब्याज मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है वैसे ये अपील पार्ट का, फिर रिवीजन है, ध्यान से सुनना। नॉन अपीलेबल ऑर्डर और डिसीजन, इसका एक शॉर्टकट है ट्रिप। मतलब कुछ ऐसे ऑर्डर या डिसीजन होंगे डिपार्टमेंट के जिसके अगेंस्ट हम अपील ही नहीं फाइल कर सकते, मतलब हमारे पास पावर ही नहीं है कि हम उन मैटर के अगेंस्ट अपील करें, उसका शॉर्टकट है ट्रिप। आओ फुल फॉर्म बताता हूं। कमिश्नर या कोई अथॉरिटी का ऑर्डर है जिसमें उन्होंने ऑफिसर ट्रांसफर कर दिया मेरा। शॉर्ट में समझाता हूं, आपका मैटर मान लो पहले मैं संभाल रहा था, मैं डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर हूं, कमिश्नर ने क्या किया, वो मैटर को मेरे से ट्रांसफर करके किसी और ऑफिसर को दे दिया। क्यों? पुलिस में ट्रांसफर नहीं होता, बस वैसे यहां पे भी ट्रांसफर होता है। इस तरह का कोई ऑफिसर ट्रांसफर ऑर्डर में आप अपील नहीं कर सकते और नहीं ये नहीं कह सकते मेरा पुराना ऑफिसर को ही मेरा केस दो, ऐसा अपील आप नहीं कर सकते। तो ट्रांसफर अगर होता है तो आप अपील नहीं कर सकते। दूसरा केस नंबर बी, एन ऑर्डर पर्टेनिंग टू द रिटेंशन ऑफ बुक्स अकाउंट्स वगैरह। अगर कोई डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास करके आपके बुक्स को रिटेन किया है तो इस रिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते, डिपार्टमेंट आपकी बुक्स को रिटेन कर सकता है। नेक्स्ट सी, एन ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 80 पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंस्टॉलमेंट। मतलब मान लो आप जीएसटी का पेमेंट, जो कौन सा पेमेंट पहले ये जान लो, सेल्फ असेस टैक्स को छोड़कर जीएसटी के अंदर अगर आपका कोई टैक्स वगैरह का पेमेंट होता है तो आप उसमें इंस्टॉलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 24 महीने तक का पीरियड मिलता है, इंस्टॉलमेंट हर महीने आएगा, ये आपको डिपार्टमेंट अलाउ करता है। इसके लिए मिसेलेनियस प्रोविजंस का चैप्टर आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर उस ऑर्डर के अगेंस्ट डिपार्टमेंट ने आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम अलाउ नहीं किया तो आप उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते। मतलब आप अपील में ये नहीं कह सकते मेरे को इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं अलाउ किया, लॉ कहता है इस तरह का ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं होगी। और लास्ट पार्ट डी, एन ऑर्डर सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन अंडर द एक्ट। अगर जीएसटी एक्ट में आपके अगेंस्ट अगर कोई प्रोसिक्यूशन ऑर्डर पास हुआ है तो उस प्रोसिक्यूशन ऑर्डर के अगेंस्ट भी आप अपील नहीं कर सकते। अब बताता हूं फिर से ट्रिप का फुल फॉर्म। टी का मतलब ट्रांसफर ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते। आर, रिटेंशन ऑफ बुक्स वगैरह का ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते। आई, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम अगर हमको अलाउ नहीं हुआ तो हम अपील नहीं कर सकते। पी, प्रोसिक्यूशन का कोई ऑर्डर है तो उसके अगेंस्ट भी हम अपील नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं यहां तक एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लो, फिर आप आगे बढ़ो तो आपके लिए बेटर होगा। पॉज कर लो। आई होप ऊपर का आपने रिवाइज कर लिया, तो आगे का ध्यान से सुना। रिवीजन ऑफ ऑर्डर बाय रिविजनरी अथॉरिटी, मतलब सिंपल लॉ ने एक रिविजनरी अथॉरिटी बनाई है जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर के ऑर्डर को रिवाइज करती है। अब ध्यान से सुनना, कोई भी ऑफिसर जो सबऑर्डिनेट है उसके ऑर्डर को रिवाइज किया जाता है। किसके कहने पर? कमिश्नर के कहने पर भी रिवाइज होता है, या रिविजनरी अथॉरिटी ओन मोशन खुद से भी रिवाइज कर सकती है। अब क्या टाइम लिमिट है? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द इनिशियल ऑर्डर बट टिल 3 years। अब ध्यान से समझना, जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया उस ऑर्डर पास डेट से 3 years तक रिवीजन हो सकता है, उसके बाद नहीं। लेकिन पहले 6 महीने रिवाइज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पहले 6 महीने तो अपील भी हो सकती है। आप जाकर देखो फर्स्ट टॉपिक आज का, जिसमें डिपार्टमेंट 6 महीने में अपील कर सकता है। तो क्योंकि 6 महीने में अपीलेट अथॉरिटी में अपील हो सकती है, इसलिए उस वक्त रिवाइज नहीं होगा। उस 6 महीने के बाद जो बचा हुआ 2.5 years आगे का है उसी में रिवीजन हो सकता है। चलिए सर ये पार्ट समझा, अब आगे का समझना। हाउएवर, विद रेस्पेक्ट टू ऑर्डर डिसाइडेड इन अपील बट रिवीजन पर्टेन्स टू मैटर नॉट रेज्ड इन अपील, देन उसके लिए टाइम लिमिट पढ़ाता हूं। पहले समझो क्या है। मान लो डिपार्टमेंट का ऑफिसर का कोई ऑर्डर है जिसमें 4 डिबेटेबल इश्यूज है, उसमें से 3 इश्यूज पर तो अपील चल रही है। लॉ कहता है उन 3 इश्यूज को तो रिविजनरी अथॉरिटी टच भी नहीं कर सकती। जब मैटर पिता के पास हो तो बच्चे को चुप रहने का। लेकिन आपने समझा होगा एक ऐसा मैटर है जिस पर अपील नहीं हुआ था, डिबेटेबल इश्यूज ही था बट जिस पे अपील नहीं हुआ था, उस इश्यू पर रिवीजन हो सकती है। रिविजनरी अथॉरिटी रिवीजन कर सकती है बट अपील होने के बाद ही करेगी वो। याद रखना, अपील खत्म हो जाए उसके बाद रिविजनरी अथॉरिटी उस पर रिवीजन कर सकती है। इसीलिए लॉ ने एक टाइम लिमिट दिया है 1 year फ्रॉम द अपील ऑर्डर डेट। इसका मतलब यह जिस दिन अपील खत्म हो जाएगी और ऑर्डर आएगा वहां से 1 साल में वो बचा हुआ एक मैटर को रिविजनरी अथॉरिटी रिवाइज कर सकती है। और जो ओरिजिनल 3 years है विच एवर इज लेटर। सर ओरिजिनल 3 year का मतलब बताया तो था, जिस ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया उस ऑर्डर डेट से 3 साल या अपील का ऑर्डर डेट से 1 year विच एवर इज लेटर। इस टाइम लिमिट तक रिविजनरी अथॉरिटी अपील के अंदर जो ऑर्डर गए उसमें जो मैटर अपील में नहीं है उन पर रिवीजन रिविजनरी अथॉरिटी कर सकता है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट टॉपिक, पावर ऑफ रिविजनरी अथॉरिटी टू स्टे द ऑपरेशन ऑफ सर्टेन ऑर्डर। कुछ ऑर्डर के ऑपरेशन पर रिविजनरी अथॉरिटी रोक लगा सकती है। शॉर्टकट याद कर लो, सीए फैक्ट, एरर इलीगल। शॉर्टकट क्या है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम इतना ही है, फैक्ट ढूंढे और एरर और इलीगल चीजों को रिपोर्ट करे।
सी इफेक्ट एरर इलीगल, शॉर्टकट याद करो, सी इफेक्ट एरर इलीगल। क्या शॉर्टकट, कब काम आएगा ये? जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा रिविजनरी अथॉरिटी किस तरह के ऑर्डर के ऑपरेशन पर रोक लगा सकती है। तो आइए बताता हूं, देखो सीए से है सीएजी, सीएजी के ऑब्जर्वेशन में था और कोई ऑर्डर पास हुआ और वो ऑर्डर गड़बड़ निकला, तो फिर रिविजनरी अथॉरिटी उस पर रोक लगा देगी, क्योंकि सीएजी को जब ऑर्डर देना बनाकर देना है, सीएजी के ऑब्जर्वेशन में कोई ऑर्डर बनाकर देना था और हमने वो ठीक से नहीं बनाया, तो रिविजनरी अथॉरिटी उस पर रोक लगा देगी। एक ये पॉइंट। अब बात करते हैं 3 और पॉइंट। फैक्ट एरर इलीगल, देखो फैक्ट, मटेरियल फैक्ट को इग्नोर करते हुए लोअर अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया तो रिविजनरी अथॉरिटी उस पर रोक नहीं लगाएगी। यस, तो फैक्ट का पॉइंट खत्म। एरर, लोअर अथॉरिटी ने एरोनियस ऑर्डर पास किया तो रिविजनरी अथॉरिटी उस पर भी रोक लगा सकती है। इलीगल ऑर्डर पास किया तो उस पर भी रोक लगा सकती है। हो गए 4 पॉइंट। सी इफेक्ट एरर इलीगल, सीएजी के ऑब्जर्वेशन के कॉन्सिक्वेंस में कोई ऑर्डर पास करना था और ठीक से पास नहीं हुआ तो उस पर रोक लग जाएगा। फैक्ट, मटेरियल फैक्ट को इग्नोर करते हुए ऑर्डर पास हुआ, उस पर रोक लग जाएगा। एरर, एरोनियस ऑर्डर पर रोक लग जाएगा। इलीगल ऑर्डर पर भी रोक लग जाएगा। कौन लगाएगा रोक? रिविजनरी अथॉरिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर का लास्ट टॉपिक बस, लेकिन इसको इग्नोर मत करना, एग्जाम में ये भी आ सकता है। फैटर्स 2 और रिविजनरी अथॉरिटी शेल नॉट एक्सरसाइज द पावर ऑफ रिवीजन, मतलब ऐसे कौन से केसेस है जहां पर रिविजनरी अथॉरिटी रिवाइज नहीं करेगी। आइए बताता हूं। पहला मैटर अगर अपील में चल रहे हैं, उन मैटर को रिविजनरी अथॉरिटी टच नहीं कर सकता। हाँ, ऑर्डर के अंदर अदर मैटर है उसको टच कर सकता, उसका टाइम लिमिट भी पढ़ा दिया। दूसरा, रिवीजन नॉट फाइल्ड विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, मतलब आपको बताया था 6 मंथ के बाद और 3 ईयर से पहले रिवीजन होता है, उस टाइम लिमिट में अगर रिवीजन नहीं हुआ तो फिर नहीं हो सकता। तीसरा केस, ऑर्डर हैज ऑलरेडी बीन टेकन फॉर रिवीजन, किसी ऑर्डर को एक बार अगर पहले कभी रिवीजन के लिए लिया गया है, चाहे रिवीजन नहीं किया होगा बट लिया गया है, तो वापस रिवीजन उस पर नहीं होगा। नंबर डी, रिविजनल ऑर्डर, मतलब एक बार अगर ऑर्डर को रिवाइज कर दिया गया तो दोबारा उसी ऑर्डर को रिवाइज नहीं किया जाएगा। और लास्ट, नॉन अपीलेबल ऑर्डर और डिसीजन, जिसका शॉर्टकट था ट्रिप, मैंने जो ऊपर पढ़ाया, जिन ऑर्डर पर अपील ही नहीं हो सकती उन ऑर्डर पर रिवीजन भी नहीं होगी। एक बार और, किस तरह के ऑर्डर रिविजनरी अथॉरिटी रिवाइज नहीं कर सकता? देखो पहला पॉइंट, जो मैटर अपील में जा चुके रिविजनरी अथॉरिटी उसका रिवीजन नहीं करेगी। अगर रिवीजन टाइम लिमिट में नहीं हो पाया तो फिर रिविजनरी अथॉरिटी रिवीजन नहीं करेगी। अगर कोई मैटर ऑलरेडी रिवीजन के लिए लिया गया तो उस पर वापस रिवीजन नहीं होगा। अगर कोई रिविजनल ऑर्डर ही है, मतलब ऑलरेडी रिवाइज हो चुका ऑर्डर, तो अब वो वापस रिवीजन नहीं होगा, मतलब रिविजनल ऑर्डर को रिवाइज नहीं कर सकते आप, ऐसा कह लो। और लास्ट, नॉन अपीलेबल ऑर्डर या डिसीजंस को भी रिवीजन नहीं कर सकती रिविजनली अथॉरिटी। आई होप आपको क्लियरली सब कुछ समझ आया है। अगर एटीट्यूड में रहोगे तो ऑब्वियसली आपको समझ आएगा। अच्छे से लर्न कीजिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से एग्जाम दीजिए।